आज हम व्याकरण के अंतर्गत एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय संधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग अपना कीमती समय देते हैं। आपका समय कम से कम लगे, इसलिए मैंने पहले से ही कुछ चीज़ें लिख रखा है ताकि आपको समझाने में आसानी हो और आपका समय बच सके। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद कितने हैं और स्वर संधि के भेद कितने हैं। स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और साथ में ही देखेंगे कि किस प्रकार प्रत्याहार का प्रयोग कर हम संधि का अध्ययन कर सकते हैं और प्रत्याहार के सहारे अगर हम संधि का अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे हिंदी के विद्यार्थियों में प्रत्याहार बनाने की कमी होती है, प्रत्याहार बनाने नहीं आता है, इसलिए वे संधि आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं। ताकि आपको जीवन भर याद रहे, इसलिए हम संधि का एक वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल करना, मेल मिलाप। संधि कोई आपके लिए नया शब्द नहीं है। संधि के बारे में आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है। इतिहास में तो इतनी संधियाँ हुई हैं कि आपको याद रखना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे इलाहाबाद की संधि, सालबाई की संधि। तो संधि का अर्थ होता है मेल, मेल मिलाप। लेकिन यहाँ व्याकरण में हम लोग संधि पढ़ने जा रहे हैं तो देखना होगा कि व्याकरण में किसका मेल होता है। तो जी हाँ, यहाँ पे मेल होता है दो वर्णों का, वर्ण का वर्ण से मिलन। तो वर्ण के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं हम तीन चीज़ों को रखते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है विसर्ग। इन्हीं तीनों का आपस में मेल होगा। तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि स्वर का स्वर से मिलन हो सकता है, स्वर का स्वर से मिलन हो सकता है। जैसे दिन धन अंक, दिन प्लस अंक, दिन में आ है और अंक में आ है, यानी ए एक स्वर हो गया, एक स्वर ए हो गया। तो स्वर का स्वर से मिलन हो सकता है। व्यंजन का व्यंजन से मिलन हो सकता है, व्यंजन का व्यंजन से। जैसे जगत नाथ, जगत ता है, ता क्या है, व्यंजन है, और यहाँ क्या है, न है। ता और ना, यानी ये दोनों व्यंजन है। या दूसरा कंडीशन हो सकता है, एक त है, सत धन उपाय, और ये दूसरा क्या है, स्वर है। ये व्यंजन और ये स्वर। तो व्यंजन और व्यंजन मिल सकते हैं, व्यंजन और स्वर मिल सकते हैं, और क्या क्या मिल सकते हैं हम देखते हैं। विसर्ग का व्यंजन से मेल हो सकता है, विसर्ग का व्यंजन से मेल हो सकता है। देखिए यहाँ पे जैसे निह प्लस चल, निह में यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, निह का विसर्ग, और चल का यहाँ पे व्यंजन, यानी विसर्ग और क्या मिला, व्यंजन। फिर देखिए निह प्लस अक्षेप, यहाँ पे क्या है, आ है, तो आ क्या है, स्वर है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है विसर्ग। तो ये विसर्ग और स्वर्ग मिल सकते हैं। यानी अगर हम देखें तो जब स्वर का स्वर से मिलन होगा तो हम एक संधि बनेगी, इसे हम कहेंगे स्वर संधि। यानी स्वर संधि की परिभाषा क्या हो सकती है कि जब दो वर्णों का मिलन, यानी जब स्वर वर्ण का मिलन स्वर वर्ण से होगा तो वहाँ पे स्वर संधि होगी। अगर व्यंजन का मिलन व्यंजन से या व्यंजन का मिलन व्यंजन स्वर से होगा तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरे कंडीशन में आपको बताया कि विसर्ग का व्यंजन से मेल, विसर्ग और व्यंजन मिलेंगे या विसर्ग और स्वर मिलेंगे तो वहाँ तो विसर्ग संधि हो सकती है। इस प्रकार इन तीन
मेल के आधार पर संधि के 3 भेद हो गए। पहला क्या बताया हमने? स्वर संधि। दूसरा क्या बताया? व्यंजन संधि। तीसरा क्या बताया? विसर्ग संधि। यानी स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो संधि की परिभाषा क्या बनी? संधि में देखिए, संधि समझ लीजिए। संधि की परिभाषा, अगर संधि को वैसे परिभाषा नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी अगर कहीं पूछ लिया जाए तो आपको ऐसा न रहे कि आप पढ़ें और समझ ना पाएँ। तो संधि की परिभाषा, संधि में दो वर्णों का मेल होता है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्ण मिलेंगे, जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। देखिए यहाँ पे दो शब्द है, एक विद्या है, दूसरा आलय। यहाँ विद्या का आ और आलय का आ, ये मिल रहे हैं। इन दोनों को मिलकर के एक बड़ा, ऐसे हम लिखेंगे विद्यालय, विद्यालय। आज समझ लीजिए, फिर जिंदगी में आपको कभी संधि नहीं भूलेंगे। संधि और समास में अंतर क्या होता है, यहीं पर आप वो भी समझ लेंगे। यानी दो वर्णों का मिलन। देखिए विद्या का अंत का आ और आलय का प्रारंभ का, यहाँ पे कुछ कंडीशन होगा, ये हर दशा में नहीं मिलाप हो सकता। इसके लिए कुछ उपयुक्त दशाएं होंगी, तभी वो मेल हो सकता है। नहीं तो हर वर्ण को हम मिला करके बोलने लगे, फिर तो घालमेल हो जाएगा। उसका अर्थ क्या है और क्या नहीं है हम समझ नहीं पाएंगे। ये जो दशाएं हैं, इसी को महर्षि पाणिनि ने कहा कि संहिता है। ये संहिता जब होगी, जब ये उपयुक्त दशाएं मैच करेंगी, तभी संधि होगी, अन्यथा संधि नहीं हो सकती है। अगर यहाँ पे दो कंडीशन उत्पन्न होती है, हम अगर ऐसे बोले विद्या आलय, हम विद्या आलय जा रहे हैं, तो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता और हमारी जिह्वा को भी सुख नहीं मिलता। तो ऐसा कोई नहीं बोलता, हर कोई ऐसा बोलता हम विद्यालय जा रहे हैं, हिमालय है, दिनांक है, आज कितना दिन अंक है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। आज कितना दिनांक है ऐसा बोलेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि ये बोलना, दोनों को मिलाकर के बोलना हमारी मजबूरी होती है, यानी अनिवार्यता होती है। और कई बार ऐसा अनिवार्यता नहीं होती है, हाँ ये स्वैच्छिक होता है। तो दोनों होता है। तो ये जहाँ पे संहिता होगी वहीं पे संधि होगी। यानी दो वर्ड मिल रहे हैं यहाँ, जैसे दिनांक में या विद्यालय का ही ले लेते, विद्या का आ और आलय का आ, ये दो वर्णों का मेल हुआ और यहाँ पे एक विकार उत्पन्न हो गया। ये विकार कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, ये देखिए विकार यहाँ पे, ये वाला आ, ये वाला आ को हमने हटा के यहाँ पे जोड़ दिया, यही विकार है। यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से, वर्ड मिलते हैं, पद नहीं, पद अगर मिलेंगे तो फिर वह समास होगा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा, आप नोट्स बना लीजिए। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमने संधि के 3 प्रकार बताए हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि, और दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा क्या? स्वर संधि में स्वर का मिलन स्वर से होता है, यानी स्वर का स्वर से मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर का संधि कहते हैं। परिभाषा नहीं पूछी जाती, फिर भी आपको समझिए। भेद,
स्वर संधि के भेद, ऐसा कभी भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन मुख्यतः इसके 5 भेद हैं, मुख्यतः 5 भेद है, कोई सीमा नहीं है कि 5 ही है, लेकिन मुख्यतः हम लोग 5 का अध्ययन करेंगे। और सबसे ज़्यादा हमारे व्यावहारिक जीवन में जिस संधि का प्रयोग होता है वो संधि है स्वर संधि। और स्वर संधि का जो पहला भेद है वह है दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का प्रयोग तो हमारे जीवन में कदम कदम पर होता है। हम एक दिन में कम से कम 40-50 बार तो दीर्घ संधि का प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों को बोलते हैं। तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ही संधि है। अगर यह हम आजकल वर्तनी संबंधित बहुत अशुद्धियाँ करते हैं, उसका कारण यह है कि हमें शब्दों का अर्थ नहीं पता। अभी हम देखेंगे, अगर शब्द निर्माण की प्रक्रिया अगर हम समझ जाएं, शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है, उपसर्ग आता है, और क्या आता है, प्रत्यय आता है, और क्या आता है, समास आता है, और क्या आता है, संधि। तो उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि अगर इनका ज्ञान हमें हो जाए तो हम हिंदी के शब्दों को बहुत ही सरलता से आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजकल हिंदी तो बोली तो जा रही है, लेकिन उसको लिखने में इतनी अशुद्धियाँ विद्यार्थी तो कर ही रहे हैं, साथ में न्यूज़पेपर में भी मैं देखता हूँ, टीवी में मैं देखता हूँ, इतनी अशुद्धियाँ, और वही देख करके लोग गलत सीख रहे हैं। तो आइए हम कोशिश करते हैं, एक हमारा प्रयास है कि हम शब्दों को सीखें कि वो बना कैसे है, फिर उसकी वर्तनी हमें अपने आप आ जाएगी। आज हम केवल एक ही संधि पढ़ेंगे, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पढ़ लीजिए। आप बहुत सारी पुस्तकें पढ़ेंगे, उसमें आपको इतना घालमेल मिलेगा कि आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, उसकी वैलिडिटी 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन आज आप पढ़ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। दीर्घ संधि, इसके लिए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी है एक रचना जो व्याकरण, अष्टाध्यायी एक व्याकरण की रचना है जिसे लिखा है महर्षि पाणिनि ने। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में संधि का वर्णन है, तो उसमें अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र दिया है, अकह सवर्णे दीर्घ है। यही सूत्र है जान। अगर ये सूत्र आपको याद रहा तो आप संधि जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा भी है। तो आइए देखते हैं इस सूत्र में आखिर क्या बात निहित है। इस सूत्र का मतलब है अकह, यानी जो अक है, अगर उसके बाद कोई समान वर्ण आए तो वो दीर्घ हो जाता है। तो प्रश्न खड़ा होता है कि ये अक है क्या, ये अक क्या है। अगर ये अक आपको समझ में आ गया तो दीर्घ संधि आपको समझ में आ जाएगी। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं, एक प्रक्रिया है, सीखेंगे कि प्रत्याहार बनाना। प्रत्याहार बनाना आज है आपका शुरुआती है संधि की, ये पहली वीडियो है। अगर आप प्रत्याहार बनाना सीख गए तो आपको बाकी शेष संधियों को आप चुटकी बजा करके याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो प्रत्याहार कैसे बनाते हैं? महर्षि पाणिनि ने इसके लिए 14 सूत्र लिखे हैं। उन 14 सूत्रों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि स्वर संधि के अध्ययन के लिए मात्र 6 सूत्रों की ज़रूरत है। अगर ये 6 सूत्र आपको याद हो गए तो स्वर संधि के जितने भी भेद हैं, चाहे दीर्घ संधि है, चाहे गुण संधि है, चाहे वृद्धि संधि है, चाहे यण संधि है, चाहे अयाद संधि है, इसी 6 सूत्रों के माध्यम से हम बता देंगे। आइए देखिए, पहला सूत्र है अ ई ऊड़, अ ई ऊड़। दूसरा है री रि क, री रि क। तीसरा सूत्र है ए ओ ङ, ए ओ ङ। ऐ औ च, ऐ औ च। इसके बाद पांचवा सूत्र है ह य व र ट, ह य व र ट। और छठा है लर्न। इसे आपको कंठस्थ कर लेना है, लर्न कर लेना है, और अगर ये याद हो गया तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। और जितनी भी संधियां हैं उसको आप 1 मिनट में आप कर सकते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में।
इसे प्रत्याहार कैसे बनाते हैं? देखिए यहाँ से अक लिखा है तो आपको सीधा सा काम करना है। ये टोटल कुल 14 सूत्र हैं, आप समझ लीजिए कुल 14 सूत्र हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे 6 बता रहे हैं, इस 6 से ही हमारा काम चल जाएगा। तो पहला सूत्र है आई उड़, हमें निकालना है अक। अक हम कैसे निकालेंगे? अक देखिए अ और क, यानी ये जो है शुरुआती आ, प्रारंभिक वर्ण कौन सा है? आ है। अंतिम वर्ण क्या है? का। इस सूत्र में हम जहाँ पे हमको आ मिलेगा उसके नीचे हमें अपना पेन रखना है और कहाँ तक चलना है? का तक चलना है। जहाँ का मिलेगा वहाँ पे हमें अपनी पेन को रोक देना है। तो देखिए पहले ही सूत्र में पहला ही लेटर है, पहला ही वर्ड है आ यहाँ पे मिल गया। अब हम चल रहे हैं, कहाँ तक चलेंगे? जहाँ तक का आएगा। जहाँ का आएगा हमें रुक जाना है। रील रिक कर, देखिए यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे हम रुक गए। तो ठीक, और इसका जो अंतिम होता है उस अंतिम वर्ड को, इन सूत्रों के अंतिम वर्ड को हम काट देते हैं। तो का को काट दिया और ड़ा को काट दिया, और जो बचता है उसे हम उतार लेते हैं। तो पहला हम आ उतार लिए, दूसरा ई बचा ई उतार लिए, तीसरा हम उतार लिए ऊ उतार लिए, फिर चौथा हमारा बचा है री, री को हमने उतार लिया, और फिर इसके बाद बचता है री, हमने री को उतार लिया। यानी इन्हीं 5 वर्णों को अक के नाम से जाना जाता है। अ ई उ री ली। अगर आपसे कोई पूछे कि अक किसे कहते हैं तो आप आंख बंद करके बताएंगे अ ई उ री ली। तो एक प्रत्याहार हमने बनाना सीखा अक। अगर इसी प्रकार अगर हम आपको कहें कि अच प्रत्याहार निकालिए तो क्या करना है? वही काम करना है, जहाँ पे आ मिलेगा शुरुआती आ है, इसके बाद क्या है? च है। आ से लेकर के च तक हमें चढ़ना है। तो आइए हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे आ मिल गया, और अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो हमें वही काम करना है जैसे हम लोगों ने अक प्रत्याहार में किया था। यानी पहला वर्ड क्या है? अ है, दूसरा क्या है? च है। यानी आ से हमें शुरू करके च तक चलना है, जहाँ पे च आएगा वहाँ पे रुक जाना है। तो ये पहला ही वर्ड अ है, तो चल रहे हैं अ ई ऊंग रे लिक ई ऊंग आई औ च, यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे? जो लास्ट वर्ड हैं अंतिम वर्डों को हमें काट देना है। तो काट दिया, तो कितना कौन कौन से मिला? जो बचता है हमको उसे उतार लेना है। वो बचा कौन सा? अ ई उ री रे 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 ए ओ ए ओ ऐ ऐ औ ऐ औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 वर्ड। अगर देखा जाए तो ये सारे क्या हैं? स्वर हैं। यानी अच अगर हम बोल दें तो अच बोलने का मतलब होता है स्वर। तो अच का क्या अर्थ निकला? स्वर। अच प्रत्याहार में सारे स्वर वर्ण आ जाते हैं। अच प्रत्याहार में सारे स्वर वर्ण समाहित हो जाते हैं। इसीलिए हम स्वर संधि को एक और नाम देते हैं अच संधि। स्वर संधि का एक और नाम हम देते हैं क्या? अच संधि। क्यों? क्योंकि अच का मतलब भी क्या हुआ? अच का मतलब भी हुआ स्वर, इसलिए। तो कारण इसका पता हो गया। तो आइए हम स्वर संधि के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। अक। अब अक क्या है? अक को हमने बताया अ, अक के अंतर्गत अ ई उ री री। स्वर संधि का सूत्र क्या है? अकह सवर्णे दीर्घ है। इसको समझ लीजिए, बस इतना ही समझना। अकह सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घ है।
अक का अर्थ आपको हमने बता ही दिया कि अ ई उ री, री को अक कहते हैं। सवर्णे, स का मतलब होता है समान, वर्ण का मतलब वर्ण, समान वर्ण। आए तो, दीर्घ है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। यानी अ अक, अक के बाद कोई समान वर्ण आए, अ है, आ का समान वर्ण क्या होगा, आ होगा या तो आ होगा। ये ह्रस्व और दीर्घ दोनों चलता है। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो ई का समान वर्ड क्या होगा, या तो ई होगा या तो ई होगा। ऊ का समान वर्ड ऊ, ऊ। री का समान वर्ड री, री। देखिए ऐसे लिखा जाता बड़ी री, आप तो ऐसे री लिखते हैं, लेकिन जब बड़ी री लिखना होगा तब ऐसे लिखते हैं। तो ठीक, तो री का री या री, समान वर्ड का मतलब सेम वर्ड, वही वर्ड आना चाहिए, दूसरा वर्ड नहीं। अगर समान वर्ड के बाद, समान अक के बाद समान वर्ड आए तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, दीर्घ बनेगा। तो अ का दीर्घ क्या होता, आ। ई का दीर्घ क्या, ई। ऊ का दीर्घ क्या, ऊ। री का दीर्घ क्या, री। री का दीर्घ, री। तो अब इसके चाहे आप कई सारे नियम बना लीजिए, नियम 1, नियम 2, नियम 3, नियम 4, नियम 5, ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये रखना है कि अक के बाद समान वर्ड आएगा तो दोनों का रिजल्ट क्या है, दीर्घ हो जाएगा। ये वाला जो हमने पहला आ लिखा है, ये आ भी हो सकता है, ये ई बड़ी ई भी हो सकती है, ये छोटा ऊ बड़ा भी ऊ हो सकता है। यानी चाहे छोटा आए या बड़ा आए, बड़ा आए या छोटा आए, दोनों का रिजल्ट क्या होगा, जो दोनों में जो विकार उत्पन्न होगा वह बनेगा, बड़ा बनेगा। अब एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, शिष्ट आचार। शिष्ट, शिष्ट में देखिए ट में अ मिला हुआ है, ये अ मिला हुआ, यहाँ पे क्या मिला हुआ, आ मिला हुआ है। दोनों को क्या मिला करके हम बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। तो देखिए हमने शिष्ट लिख दिया, इन दोनों का ए आ का और ए आ का मिला करके बड़ा आ बना दिया। बड़ा आ कहाँ, यहाँ पे ए आ की मात्रा लगा दिया, ये हो गया शिष्टाचार। दिन, दिन में यहाँ पे आ है, दिन का आ, अंक का आ, ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा, ए आ मिलकर के क्या बनेगा, आ। यानी ये वाला आ को यहाँ पे आ लग जाएगा तो क्या बनेगा, दिनांक। ऐसे देखिए ई का अगर हम एग्जांपल लें तो रवि धन इंद्र। आप बहुत से लोग रवि कैसे, रवि ऐसे लिखते हैं, तो लेकिन ये गलत है। आपको पता अगर होगा तो रवि वर्ड होता है, रवि का मतलब होता है सूर्य। रवि इंद्र, देखिए रवि में यहाँ पे वा में ई लगा हुआ है, छोटी ई लगी है, यहाँ पे छोटी ई लगी है, दोनों मिलकर के बड़ी हो। चाहे अगर ये भी बड़ी हो सकती है, ये भी बड़ी हो सकती है, तो भी दोनों का परिणाम क्या होगा, बड़ा ही होगा। कपि प्लस ईस, कपि का छोटा ई यहाँ पे है और बड़ी ई यहाँ पे है, ये आगे पीछे कैसा भी हो इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों का रिजल्ट क्या होगा, बड़ी ई होगा। तो ये वाला ई की मात्रा यहाँ पा पे लग गया। ऐसे भानु धन उदय, भानु प्लस उदय, भानु में यहाँ पे देखिए छोटा ऊ लगा हुआ और यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ है, दोनों मिलकर के क्या है, भानुदय में बड़ा ऊ लग गया, बिल्कुल करेक्ट है। लघु उर्मी, लघु में यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ पे क्या है, बड़ा ऊ है, तो क्या बन गया, यहाँ पे बड़ा ऊ बन गया, लघुर्मी। उर्मी का अर्थ क्या होता है, उर्मी का अर्थ होता है लहर, लहर। उर्मिला का अर्थ आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके उर्मिला, उर्मिला जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी, उर्मिला का अर्थ क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना। पितृ और ऋण, यहाँ पे देखिए छोटी ई है और यहाँ पे भी छोटी ई है, दोनों मिलकर के क्या बना, पितृण। ये री ऐसे लगा है, बड़ी री ऐसे लगेगी। ऐसे मातृ प्लस ऋण बराबर मातृण। तो ठीक है, ये रहा। और पांचवा जो है ले, ले का एग्जाम्पल हिंदी भाषा में नहीं होता है, इसलिए इसका ये व्यवहारिक
संस्कृत में एक आध शब्द हैं, लेकिन हिंदी में कोई ऐसा शब्द नहीं है, इसलिए यह न तो पूछा जाएगा न तो है व्यवहारिक दृष्टिकोण से। अब आपके लिए एक प्रश्न है, आपको बताना है क्या अंग्रेजी भाषा में भी संधि होती है? क्या अंग्रेजी भाषा में संधि होती है? यदि होती है तो कैसे? यदि नहीं होती है तो क्यों? अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, आपको इन शब्दों का संधि विच्छेद करना है। कार्यालय, गिरीश, पृथ्वीश, अभीष्ट, रेखांश, रत्नाकर, इन शब्दों का आपको संधि विच्छेद करना है। संधि में दो वर्ण हैं, इन दो वर्णों को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, इन दोनों पदों को अलग अलग करना विग्रह कहलाता है। संधि में वर्णों के अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद है, जबकि समास में वर्ण नहीं होता, पद होता, उन पदों को हम अलग अलग जब करके लिखते हैं उसे हम विग्रह कहते हैं। ये आपको समझना है। इसके लिए मैं अलग से उदाहरण दे करके मैं एक अलग वीडियो में समझा दूंगा संधि क्या है और समास दोनों में अंतर क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, संधि का एक वैज्ञानिक अध्ययन अभी भी बाकी है। अगली संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे और दोनों ट्विन हैं, जुड़वा भाई हैं, देखेंगे आखिर क्यों एक साथ हम अध्ययन कर रहे हैं। धन्यवाद।